हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पेपर 2 में पूछा जाने वाला हिंदी और हिंदी से रिलेटेड जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के पेपर में। आप सभी को पता है कि चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों में आपका हिंदी पूछा जाता है। 2 लैंग्वेज पूछे जाते हैं, एक हिंदी आपका कंपलसरी होता है और दोनों में आपका 15-15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो सेकंड पेपर होता है उसमें थोड़ा सा लेवल आपका जो है अच्छा होता है और जो फर्स्ट पेपर होता है प्राइमरी उसका थोड़ा सा इजी लेवल होता है। ठीक है, तो दोनों के जो है पेपर में आपका पेडागोजी पूछा जाता है 15-15 का। तो टोटल जो है 30 नंबर के पेडागोजी आपके पेपर में सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका सिर्फ सेकंड पेपर है तो उसमें जो है जो हिंदी के जो है पेडागोजी पूछे जाते हैं सिर्फ 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना पेडागोजी पढ़े हुए आपका सीटेट क्लियर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पेडागोजी अच्छे से तैयार करनी होगी, चाहे वो हिंदी हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो। सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हिंदी के पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या फिर कई बार पूछे गए हैं वो क्लियर हो जाए और आपको ये पता चले कि जो एग्जाम में पेडागोजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती है, वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। कक्षा 8 की एक अध्यापिका है, वो भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती है, वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। क्या वो कोश विषयक मॉडल का जो है अनुसरण कर रही इस विधि का, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल विधि का, या फिर विद्या विधि का, या फिर कार्यात्मक मॉडल विधि का। तो जो टीचर जो है एक क्लास में, क्लास कौन सी है, कक्षा 8 की क्लास है, उसमें जो है पढ़ाते समय व्याकरण और शब्द भंडार, जो व्याकरण होते हैं और जो शब्द भंडार होते हैं उनमें जो क्या आपसी संबंधता है, आपस में संबंधता के बारे में बताती है। तो वह किस विधि का अनुसरण कर रही है, वो कर रही है कोश विषयक मॉडल या फिर कोश विषयक विधि का क्या कर रही है, अनुसरण कर रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है, यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, यानी जो मानवीय मस्तिष्क है, ये कथन है कि मानवीय मस्तिष्क यानी मानव का जो मस्तिष्क है उसमें भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तभी से ही मौजूद होता है, जिसके माध्यम से परिवेश में यानी वातावरण में मौजूद जो भाषा होती है उसका अर्जन होता है। ठीक है, यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है। पहला है यह सिद्धांत लेव वाइगोस्की का है, यानी कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है यह कथन, या फिर जीन पियाजे, या फिर ब्रूनर, या फिर नोम चॉम्स्की। तो ये किसके सिद्धांत से संबंधित है, ये संबंधित है नोम चॉम्स्की के द्वारा। ठीक है, नोम चॉम्स्की का जो सिद्धांत था, उन्होंने उनका जो सिद्धांत था उसका जो प्रतिपादन है कब किया था, 1962 में किया था, 1959 में किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन का जो उपकरण है वो पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, यह है नोम चॉम्स्की से संबंधित। इनका ये मानना है या फिर यह कह सकते हैं कि इनके सिद्धांत के अनुसार ये मानते हैं कि जो भाषा है उसको सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। बच्चे में जो है भाषा अर्जन करने की क्षमता जो है बचपन से ही निहित होती है। बचपन से ही जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही इसका उपकरण पहले से ही उसमें मौजूद होता है, तभी वो भाषा से संबंधित जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, उस पर भाषा का अर्जन आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो कौन मनोवैज्ञानिक है, वो है नोम चॉम्स्की। इनके सिद्धांत के अनुसार ये कथन दिया गया है। ठीक है, ये सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, तो 1959 में प्रतिपादन इस सिद्धांत का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप भाषा अध्यापक हैं तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए। पहला है कि व्याकरणिक ज्ञान का विकास होना चाहिए। क्या आपका उद्देश्य व्याकरणिक ज्ञान पे जो है विकास होना चाहिए, या फिर स्वर्णिम ज्ञान का विकास होना चाहिए, या फिर अकादमिक विकास, भाषा विकास होना चाहिए, या फिर संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर जो है आप भाषा अध्यापक हैं और भाषा जो है पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो आपका उद्देश्य जो है व्याकरणिक ज्ञान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्वनिम ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, अकादमिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। यानी कि अगर आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़ाएं, उसका आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा भाषा इस तरीके से सीखे कि वो संप्रेषण कर पाए, एक दूसरे से जो है आपस में बात कर सके। ये उद्देश्य होना चाहिए, ना कि व्याकरण को पढ़ाना रटाना होता है या अकादमिक भाषा पढ़ाना होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बल्कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा जो है संप्रेषण कर पाए, यानी कि संप्रेषणात्मक दक्षता का उसके अंदर क्या हो, विकास हो पाए। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? क्या वो न्यून प्रभावात्मक फिल्टर है, या फिर जो है मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर है, या फिर तीसरा है उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, या फिर बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर? ठीक है, तो क्रेसन के अनुसार जो है बहुत उच्च प्रभावशाली फिल्टर अधिक निवेश देखते हैं। यानी जो क्रेसन है उनके अनुसार तो वो जो है उच्च जो होता है ये नहीं, बल्कि बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर है, इसको क्या करते हैं, वो देखते हैं, ग्रहण करते हैं और विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सीबीएसई जो है सीबीएसई बोर्ड इसका जो राइट आंसर मानता है वो न्यून प्रभावात्मक फिल्टर को मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इनके नियम के अनुसार बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम असमान की पहचान करें। विषम असमान की पहचान करना है, कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है। ठीक है, बिल्कुल सही, अर्थ अभिव्यक्ति के लिए जो भाषा एक संसाधन के रूप में काम करती है। दूसरा कि भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है, ये भी ठीक है। भाषा जो होती है विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चा जो है भाषा के माध्यम से जो है संप्रेषण कर पाता है, वार्तालाप कर पाता है, बातचीत कर पाता है। ठीक है, और अभिव्यक्ति का एक साधन यानी अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाता है दूसरों के सामने, तो ये भी सही है। तीसरा दिया है कि भाषा अंतः वैयक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है। भाषा जो है अंतः वैयक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है, ये भी सही है। भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है, ये गलत है। भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन नहीं है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन और तर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया है। अभिकथन कह रहा कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। ठीक है, पठन और जो लेखन होता है यानी पढ़ना और लेखन कौशल, यानी पठन कौशल यानी पढ़ने वाला जो कौशल होता है और लिखने का जो कौशल होता है वो प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। ठीक है, अभिकथन सही दिया है। तर्क दिया है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल, जी नहीं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे अभिकथन सही है, आर क्या है, गलत है। ठीक है, आलोचनात्मक जो चिंतन या सोच, जो आलोचनात्मक चिंतन या सोच है पढ़ना और लिखना का एक उपकौशल है, यह क्या है, एक विचार पूरी तरह से गलत है, मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे अभिकथन ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। भाषाई कौशल यानी भाषा जो सीखने का कौशल होता है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका कौन सा होता है अगर आपको भाषा सीखना है तो? पहला कि एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, बिल्कुल नहीं। चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, या फिर केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों के द्वारा, ये तो गलत ही होगा। भाषाई कौशल सीखने के जो सबसे यानी सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है वो समावेशित युक्तियों के माध्यम से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, पहला कि पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाने के लिए कहना चाहिए, या फिर
तो ऐसा तो है नहीं, ये गलत होगा। दूसरा कि एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, ठीक है। तीसरा कि वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करने के लिए कहा जाए, तो ये भी गलत होगा। या फिर कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, ये गलत है। कह रहा क्वेश्चन कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए, इस बात को जानने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी को क्या करने के लिए कहना चाहिए, तो उन्हें कहना चाहिए कि एक ऐसी घटना साझा करो, एक ऐसी घटना के बारे में बताओ जब उन्हें बहुत अचंभा फील हुआ हो या बहुत वो आश्चर्यचकित हो गए हों। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 8 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है, ठीक है। क्या वो साझा पठन कर रही है, यानी कि कई लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, या फिर गहन पठन कर रही है, या फिर विस्तृत पठन, या फिर निर्देशित पठन कर रही है। कक्षा 8 की जो अध्यापिका है वो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, यानी जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है वो तो पढ़ ही रही है, उसके अलावा जो अन्य पुस्तक है उसके भी पठन को क्या कर रही है, सुलभ कर रही है। तो वह किस तरह के पठन को समन्वित कर रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो जो है साझा पठन तो कर नहीं रही है, गहन भी नहीं कर रही, वो विस्तृत पठन कर रही है। क्या कर रही है, वो विस्तृत पठन कर रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। पहला दिया है कि उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, तो ये तो गलत है, ये होता नहीं है। दूसरा सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, अवलोकन करना, ठीक है। पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और फोर्थ दिया कि चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, ये गलत है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो अवलोकन है, ठीक है, और जो फीडबैक सत्र होता है या फिर पृष्ठपोषण सत्र कह सकते हैं, या फिर लिखित रिपोर्ट, ये शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के उपयोग की निगरानी के लिए क्या होते हैं, ये उपयोग किए जाने वाले मानदंड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन यानी शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। पहला है कि सक्रिय रूप से देखना और सुनना, क्या इसके लिए जो है प्रोत्साहित करेगी। या फिर दूसरा दिया कि श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कि इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, पात्रों के अनुभव की सराहना और समीक्षा लिखना, ये गलत। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन यानी शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई है। यह फिल्म पाठ्य पुस्तकों के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, तो वो प्रोत्साहित करेगी श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये करेगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है इसमें कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की क्या करता है, अनदेखी करता है, ठीक है। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक जो है प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है, ठीक है। अभिकथन तर्क दिया है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की जो शब्द संपदा होती बहुत सीमित होती है, आप सभी को पता, बहुत कम शब्द बोल पाते हैं। तो तर्क भी आपका सही है और इसकी सही व्याख्या भी कहता है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, जी नहीं, गलत है, ये सही व्याख्या है, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला दिया कि मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो याद करना क्या होता है, गलत होता है। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। क्या है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग को क्या करती हूँ, अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तीसरा कि जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, गलत है। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका सेकंड है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है उसका जो है क्या कर लेती है, वो याद कर लेती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, शिक्षार्थी क्या करती है कि यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। पहला कि अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, संदर्भ सामग्री की मदद लेना या फिर मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति विन्यास पर ध्यान देना। ये क्या होता है, गलत होता है। यहाँ सेकंड संदर्भ सामग्री की मदद लेना। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ, तो वो क्या करती है, संदर्भ सामग्री की मदद लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। पहला दिया है कि शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता होती है। ठीक है, दूसरा कि पाठ्य पुस्तकों के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता होती है। या फिर तीसरा है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि के क्रम में श्रेणीबद्ध करना होता है। या फिर शिक्षार्थियों की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु होते हैं। बिल्कुल सही, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, ताकि शिक्षार्थी के जो भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु हो उनका जो है हम आकलन कर सके कि बच्चा कौन सा जो है चीज़ें समझ पा रहा है, कौन सी चीज़ें नहीं समझ पा रहा। जो कमजोर बिंदु है या फिर जो है मजबूत बिंदु हो उसके बारे में हम आकलन कर सकते हैं नैदानिक परीक्षण के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निपुणता परीक्षण जो है सदैव किसका आकलन करते हैं। पहला दिया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई गई भाषा का आकलन करते हैं, या फिर भाषा का वह स्तर जहाँ विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव करते हैं, या फिर दैनिक वार्तालाप की भाषा है। यानी निपुणता जो है निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं, तो भाषा का स्तर यानी जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई इसका क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो निपुणता परीक्षण के दौरान सदैव जो है भाषा का स्तर जो है जहाँ तक यानी भाषा का कहाँ तक स्तर बच्चे के अंदर पहुँचा है। ठीक है, या विद्यार्थी कौन कौन सी स्तर को पार कर चुका है, कौन कौन से स्तर उसके समझ में आता है, इसका क्या करता है, आकलन करता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का मंतव्य है, यानी कौन सा मंतव्य है, यानी कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया, सभी विद्यार्थियों को क्या किया, समूहों में बांट दिया है और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यानी हाथी जो एक चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने से पहले जो है उसके बारे में जो आयोजित प्रश्नोत्तरी है उसको जो है उसमें भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का मतलब यानी अध्यापक करना क्या चाहता है, पहला कि सहपाठी पृष्ठपोषण करना चाहता है, या फिर जो है टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, या फिर पाठ्यपुस्तक की समीक्षा लिखना, या फिर उनकी स्मृति का परीक्षण करना। सहपाठी पृष्ठपोषण नहीं होता बल्कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। यानी एक टॉपिक दिया गया है उससे पहले आपस में डिस्कस करने के लिए कहा जाता है कि आप इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप पूछिए आपस में, तो उससे बच्चे में क्या होगी, रुचि पैदा होगी। तो टॉपिक के प्रति जो टॉपिक दिया जा रहा है, हाथी हो या कोई अन्य टॉपिक हो, उससे उसके प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्वेश्चन आंसर किया जा रहा, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए बच्चों को कहा जा रहा है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। भाषा की क्लास चल रही है उसमें विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए।
पहला दिया है कि उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी बच्चा जो है शरारत कर रहा है तो उस पर हम क्यों ध्यान नहीं देंगे, वो और क्लास को डिस्टर्ब करेगा, तो ये गलत है। बच्चों को समाधान खोजने के लिए करना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों को ये कहना चाहिए कि इसका जो है समाधान आप खुद खोजें, ठीक है। बच्चों को समाधान खोजने के लिए करना चाहिए या कहना चाहिए, ठीक है। तीसरा कि समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, जी नहीं। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, गलत। इसका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे उपयुक्त और सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोजी के लिए। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी ये आपके एग्जाम तक चलने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।